नमस्कार दोस्तों। अभी आप सबने अफगानिस्तान और तालिबान की न्यूज़ तो सुनी ही होगी और आपके मन में ये सवाल भी ज़रूर आया होगा कि आखिर क्या बीमारी है ये तालिबान जो अफगानिस्तान में हर जगह खून खराबा पसरा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे कि आखिर क्या है तालिबान, कब हुई इसकी शुरुआत और क्या है इसका मकसद। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पश्तो जुबान में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। जो छात्र मदरसों में पढ़ते हैं उन्हें तालिबान मतलब कि इसका अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब आप सबको थोड़ा पीछे चलना होगा। जब 90 के दशक की शुरुआत हुई तब सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा था। उसी दौर में तालिबान का उभार हुआ। ऐसा माना जाता है कि पश्तो आंदोलन पहले धार्मिक मदरसों में उभरा और इसके लिए सऊदी अरब ने फंडिंग की। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर सुन्नी इस्लाम क्या है। तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। दोस्तों, इस्लाम बहुत सारे समुदायों में बटा हुआ है, जैसे शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी और भी कई, किंतु मुख्य रूप से दो समुदायों में बटा हुआ है। यानी दो तरह के मुस्लिम होते हैं, एक शिया और एक सुन्नी। मुस्लिम आबादी में बहुसंख्यक सुन्नी है और अनुमानित आंकड़ों के अनुसार इनकी संख्या 85 से 90% के बीच है। जल्द ही तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फैले पश्तून इलाके में शांति और सुरक्षा की स्थापना के साथ साथ शरिया कानून के कट्टरपंथी संस्करण को लागू करने का वादा करने लगे थे। इसी दौरान दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव तेजी से बढ़ा। सितंबर 1995 में उन्होंने ईरान की सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा किया। इसके ठीक एक साल बाद आतंकी संगठन तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा जमाया था। उन्होंने उस वक्त अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से हटाया था। रब्बानी सोवियत सैनिकों के अतिक्रमण का विरोध करने वाले अफगान मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्यों में थे। दोस्तों, साल 1998 आते आते करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया था। सोवियत सैनिकों के जाने के बाद अफगानिस्तान के आम लोग मुजाहिदीन की ज्यादतियों और आपसी संघर्ष से ऊब गए थे। इसी दौरान तालिबान ने सजा देने के इस्लामिक तौर तरीकों को लागू किया, जिसमें हत्या और व्यभिचार और दोषियों को सार्वजनिक तौर पर फांसी देना और चोरी के मामले में दोषियों के अंग भंग करने जैसी सजाएं शामिल थीं। तालिबान ने शरिया कानून के मुताबिक अफगानी पुरुषों के लिए बढ़ी हुई दाढ़ी और महिलाओं के लिए बुर्का पहनने का फरमान जारी कर दिया था। दोस्तों, टीवी, म्यूजिक, सिनेमा पर पाबंदी लगा दी गई। 10 की उम्र के बाद लड़कियों के लिए स्कूल जाने पर मनाही थी। तालिबान ने 1996 में शासन में आने के बाद लिंग के आधार पर कड़े कानून बनाए। इन कानूनों ने सबसे ज्यादा महिलाओं को प्रभावित किया। दोस्तों, अफगानी महिला को नौकरी करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। लड़कियों के लिए सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। इस कानून के अनुसार किसी पुरुष रिश्तेदार के बिना घर से निकलने पर महिला का बहिष्कार कर दिया जाता है। यहाँ तक कि पुरुष डॉक्टर द्वारा चेकअप कराने पर महिला और लड़की का बहिष्कार किया जाएगा। इसके साथ महिलाओं पर नर्स और डॉक्टर्स बनने की पाबंदी थी। यहाँ तक कि तालिबान के किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर महिलाओं को बेरहमी से पीटा और मारा जाएगा। तालिबानी इलाकों में शरीयत का उल्लंघन करने पर बहुत ही क्रूर सजाएं दी जाती हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार 97% अफगान महिलाएं अवसाद की शिकार हैं। दोस्तों, घर में बालिका विद्यालय चलाने वाली महिलाओं को उनके पति, बच्चों और छात्रों के सामने गोली मार दी जाती है, तो वहीं प्रेमी के साथ भागने वाली महिलाओं को भीड़ में पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। गलती से बुर्के से पैर दिख जाने पर कई अधेड़ उम्र की महिलाओं को पीटा जाता था। कई महिलाओं को घर में बंदी बनाकर रखा जाता था। इसके कारण महिलाओं में आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ने लगे। दोस्तों, तालिबान पर मानवाधिकार के उल्लंघन और सांस्कृतिक दुर्व्यवहार से जुड़े कई आरोप लगने शुरू हो गए थे। इसका एक बदनामी भरा उदाहरण साल 2001 में तब देखने को मिला जब तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध के बाद भी मध्य अफगानिस्तान के बामियान में बुद्ध की प्रतिमा को नष्ट कर दिया। तालिबान को बनाने और मजबूत करने के आरोपों से पाकिस्तान लगातार इंकार करता रहा है, लेकिन इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि शुरुआत में तालिबानी आंदोलन से जुड़ने वाले लोग पाकिस्तान के मदरसों से निकले थे। दोस्तों, अफगानिस्तान पर जब तालिबान का नियंत्रण था तब पाकिस्तान दुनिया के उन 3 देशों में शामिल था जिसने तालिबान सरकार को मान्यता दी थी। तो वहीं पाकिस्तान के अलावा
सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी तालिबान सरकार को स्वीकार किया था। तालिबान से अपने राजनीतिक संबंधों को तोड़ने वाले देशों में भी पाकिस्तान सबसे आखिरी देश रहा है। एक समय ऐसा भी आया जब तालिबान ने उत्तर पश्चिम में अपने नियंत्रण वाले इलाके से पाकिस्तान को अस्थिर करने की धमकी भी दी थी। इसी दौर में तालिबानी चरमपंथियों ने अक्टूबर 2012 को मिंगोरा नगर में अपने स्कूल से घर लौट रही मलाला यूसुफजई को गोली मार दी थी। दोस्तों, कहा गया कि तालिबानी शासन के अत्याचार पर छद्म नाम से लिखने के 14 साल की मलाला से तालिबानी नाराज थे। इस घटना में मलाला बुरी तरह घायल हो गई थी। उस वक्त पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना की निंदा हुई थी। दोस्तों, इस घटना के 2 साल बाद तालिबानी चरमपंथियों ने पेशावर के एक स्कूल पर हमला किया था, जिसके बाद पाकिस्तान में तालिबान का प्रभाव काफी कम हो गया। साल 2013 में अमेरिकी ड्रोन हमले में तालिबान का पाकिस्तान में कमान संभाल रहे हकीमुल्लाह महसूद सहित 3 अहम नेताओं की मौत हुई थी। तो वहीं 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद दुनिया भर का ध्यान तालिबान पर गया। हमले के मुख्य संदिग्ध ओसामा बिन लादेन और अल कायदा के लड़ाकों को शरण देने का आरोप तालिबान पर लगा। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका के नेतृत्व में सैन्य गठबंधन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और दिसंबर के पहले ही सप्ताह में तालिबान का शासन खत्म हो गया। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े तलाशी अभियान के बाद भी ओसामा बिन लादेन और तब तालिबान के प्रमुख रहे मुल्ला मोहम्मद उमर और उनके दूसरे साथी अफगानिस्तान से निकलने में कामयाब रहे। तालिबान गुट के कई लोगों ने पाकिस्तान के क्वेटा शहर में पनाह ली। वे वहां से लोगों को निर्देशित करने लगे थे। हालांकि पाकिस्तान सरकार क्वेटा में तालिबान की मौजूदगी से हमेशा इंकार करती रही है। चलिए अब बात करते हैं सुरक्षा और हिंसा के माहौल के बारे में। दोस्तों, भारी संख्या में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी के बाद भी तालिबान ने धीरे धीरे खुद को मजबूत किया और अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को बढ़ाया। इसका ही नतीजा है कि देश में असुरक्षा और हिंसा का वैसा ही माहौल फिर से दिखने लगा है जो 2001 के बाद कभी नहीं देखा गया था। दोस्तों, सितंबर 2012 में तालिबानी आतंकियों ने काबुल में कई हमले किए और नाटो के कैंप पर भी धावा बोला। साल 2013 में शांति की उम्मीद तब जगी जब तालिबान ने कतर में दफ्तर खोलने का ऐलान किया। हालांकि तब तालिबानी और अमेरिकी सेना का एक दूसरे पर भरोसा कमजोर था, जिसके चलते हिंसा नहीं थमी और अगस्त 2015 में तालिबान ने स्वीकार किया कि संगठन ने मुल्ला उमर की मौत को 2 साल से ज्यादा समय तक जाहिर नहीं होने दिया। मुल्ला उमर की मौत कथित स्वास्थ्य समस्याओं के चलते पाकिस्तान के एक अस्पताल में हुई थी। इसी महीने समूह ने मुल्ला मंसूर को अपना नया नेता चुनने की घोषणा की। चलिए बात करते हैं अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते के बारे में। दोस्तों, इसी दौरान तालिबान ने साल 2001 की हार के बाद पहली बार किसी प्रांत की राजधानी पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया था। रणनीतिक तौर पर बेहद अहम शहर कुंदूज पर उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया। मुल्ला मंसूर की हत्या अमेरिकी ड्रोन हमले में मई 2016 में हुई थी और उसके बाद संगठन की कमान उनके डिप्टी रहे मौलवी हिबतुल्लाह अखुजादा को सौंपी गई और अभी इसी के हाथों में तालिबान का नियंत्रण है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि आखिर कैसे बना तालिबान और क्यों ये संगठन इतना खतरनाक है। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, दोस्तों, मदरसा छात्र आंदोलन से तालिबान का जो बीज पड़ा, अब वो पौधे से होते हुए विशाल वृक्ष बन चुका है। तालिबान फिर से पूरे अफगानिस्तान में शरीयत के मुताबिक हुकूमत चलाने का सपना देख रहा है। यही वजह है कि अफगान जनता के साथ पूरी दुनिया इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि क्या फिर से वो मध्य युगीन बर्बरता लौटेगी, जहां कोड़े लगाए जाएंगे, हाथ काटे जाएंगे और औरतों को घरों के भीतर कैद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं तालिबान क्या भला है आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।